नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं जूही। सबसे पहले हेडलाइंस। केजरीवाल मंत्रिमंडल से कपिल मिश्रा बर्खास्त, सही ढंग से कामकाज नहीं करने का आरोप। टैंकर घोटाले में आज खुलासा करेंगे मिश्रा। नवीन पटनायक मंत्रिमंडल में फेरबदल, आज कई नए चेहरे होंगे कैबिनेट में शामिल। 11 जिलों में पार्टी पर्यवेक्षक तैनात। कुलगांव में मीर बाजार में आतंकी हमला, एक पुलिसकर्मी शहीद, 3 नागरिकों की मौत। जवाबी कार्रवाई में मारा गया लश्कर आतंकी सेठा। फ्रांस में नए राष्ट्रपति के लिए दूसरे दौर का मतदान आज। इमैनुअल मैक्रोन और मैरीन ली पेन के बीच मुकाबला। 11 मई को नतीजों का ऐलान। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में कांस्य पदक पर भारत का कब्जा। न्यूजीलैंड को 4-0 से दी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया को हराकर ब्रिटेन ने जीता गोल्ड। आम आदमी पार्टी में अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा विवाद में कपिल मिश्रा को लेकर है, जिन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। उनकी जगह दिल्ली के नजफगढ़ से विधायक कैलाश गहलोत को, सीमापुरी से विधायक राजेंद्र पाल गौतम को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। कपिल मिश्रा ने भी बगावती सुर अपना लिया है। उन्होंने आज दिल्ली टैंकर घोटाले से जुड़े लोगों के नाम का ऐलान करने की बात कही है। कुमार विश्वास और अमानतुल्लाह खान के बीच विवाद के बाद आम पार्टी में एक और विवाद खड़ा हो गया है। अंतरकलह के दौरान कुमार विश्वास का साथ देने वाले कपिल मिश्रा को शनिवार को केजरीवाल मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। कपिल मिश्रा की जगह नसफगढ़ के विधायक कैलाश गहलोत को मंत्री बनाया जाएगा, जबकि सीमापुरी से विधायक राजेंद्र पाल गौतम भी दिल्ली सरकार में मंत्री बनेंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक कपिल मिश्रा राजधानी में पानी की व्यवस्था नहीं सुधार पाए। कई नई कॉलोनियों में जहां पर पानी पहुंचाया था, वहां पे भी पानी नहीं पहुंच रहा था। तो पानी का मैनेजमेंट अप टू द मार्क नहीं हो पा रहा था। काफ़ी मेहनत के बावजूद कपिल मिश्रा जी काफ़ी मेहनत कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कपिल मिश्रा जी की जगह कैलाश गहलोत जी को साथ लेने का निर्णय लिया है और साथ साथ एक जो पद खाली पड़ा था उस पर, तो इस तरह से 2 मंत्री इसमें नए शामिल होंगे, कैलाश गहलोत जी और राजेंद्र गौतम। इधर मंत्री पद से हटाए जाने के बाद कपिल मिश्रा ने भी बगावती सुर अख्तियार कर लिए हैं। कार्रवाई पर देर रात प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के टैंकर घोटाले में उनकी रिपोर्ट के चलते ये कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि घोटाले में शामिल कुछ नामों के बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एंटी करप्शन ब्यूरो को जानकारी दी गई थी। कपिल मिश्रा ने आज उन नामों का खुलासा करने की बात कही है। और इस संबंध में जिन लोगों के कारण ये देरी हुई है या ये घोटाला अभी तक दबा हुआ है, मैं उनके नाम एंटी करप्शन ब्यूरो को जाके दूंगा। सुबह 10 बजे मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को ये लेटर भी लिखा है, वो सारी सबके सामने है। वो इस लेटर में मैंने उनसे टाइम मांगा है मिलने के लिए। तो ये एक बात जरूर है, और जो नाम है वो नाम बहुत बड़े नाम हैं जिनका मैं कल खुलासा करूंगा। तो मुझे लगता है शायद उन नामों के कारण जरूर हो सकता है कि कोई ऐसा निर्णय लिया गया हो। कपिल मिश्रा को मंत्री पद से हटाने को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। कपिल मिश्रा को निकाल करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जो घोटालों की बात करेगा वो बाहर जाएगा। इसका मतलब है कि जल बोर्ड का घोटाला हो या जितने घोटालों की बात हम लोग करते रहे, बीजेपी करती रही है, उन घोटालों की बिल्कुल सत्यता है। और अब ये सिद्ध हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी स्वतः ही उन सारे घोटालों में लिप्त हैं। करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा केजरीवाल सरकार के चौथे मंत्री हैं जिन्हें बर्खास्त किया गया है। इसके अलावा अन्ना आंदोलन से लेकर दिल्ली में बड़ी जीत दर्ज करने तक पार्टी के कई नेता केजरीवाल का साथ छोड़ चुके हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और इस मामले में हम ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारी संवाददाता अनु दीवान से। अनु, आज क्या होने वाला है दिल्ली की सियासत में? माना जाए कि टैंकर घोटाले के नामों को लेकर आज मिश्रा जो हैं, कपिल मिश्रा जो हैं, वो खुलासा करने वाले हैं। और अगर देखा जाए तो एक तरीके से बर्खास्त करने के बाद ये केजरीवाल को खुली चुनौती दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप?
बिल्कुल जूही, जो कपिल मिश्रा ने कल दरअसल ये खबर आने से पहले कि उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया, उन्होंने ट्विटर पर ये जानकारी देनी शुरू कर दी थी कि कल वो कुछ बड़े नामों का खुलासा करेंगे। उसके तुरंत बाद जो है मनीष सिसोदिया ऐलान करते हैं कि उनको बर्खास्त कर दिया गया है मंत्रिमंडल से। कपिल उसके बाद भी कायम रहे कि क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ये जानकारी दी है कि उनके पास कुछ ऐसे नाम हैं जो उन्हीं की सरकार से जुड़े हैं, जो टैंकर घोटाले को रोकने की कोशिश मतलब उनके जो जांच है उसको रोकने की कोशिश में लगे हुए थे, उसके नामों के खुलासे करेंगे। तो उनका आरोप है कि क्योंकि उनके पास वो नाम है, उन्होंने केजरीवाल को ये नाम बताए थे, इसी के चलते उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। जो ही अगर हम इस पूरे प्रकरण पर ध्यान दें तो ये प्रकरण बहुत पुराना है। 11 महीने पहले, दरअसल पिछले साल ही जो है कपिल मिश्रा ने एसीबी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें शीला दीक्षित के नाम का जिक्र किया था। लेकिन तब सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर जब सरकार के पास पूरी जानकारी थी, सरकार बनने के 11 महीने तक सरकार क्यों चुप रही। तो कपिल ने इस बात का भी जिक्र किया है कि वो फाइल जो उन्होंने पिछले साल एसीबी को दी थी, पूरी चिट्ठी दी थी जिसके अंदर शीला दीक्षित के नाम का जिक्र था पूरे रिकॉर्ड से, उसमें वो फाइल 11 महीने क्यों सरकार ने दबा के रखी, क्यों केजरीवाल सरकार ने दबा के रखी, इस चीज का भी खुलासा आज वो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनु इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में आज मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं। आज कई नए चेहरों के मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल 10 मंत्रियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल से सरकार बेहतर तरीके से काम कर सकेगी। शुक्रवार को विधानसभा स्पीकर निरंजन पुजारी ने भी इस्तीफा दे दिया था। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने पार्टी संगठन में भी बदलाव किया है। उन्होंने 9 वरिष्ठ नेताओं को 11 अलग अलग जिलों का पर्यवेक्षक बनाया गया है। इनमें शनिवार को इस्तीफा देने वाले 5 मंत्री भी शामिल हैं। अरुण साहू, प्रणव प्रकाश दास और महासचिव बनाया गया है। देवी प्रसाद मिश्रा को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। This reshuffle, which seems to be underway, looks like the biggest in a very, very long time. Certainly since 2009, when we broke our alliance with BJP to go alone. But even before that, if you compare for several years, this is a major reshuffle. It looks like it, and clearly the Chief Minister and the party president has taken a close look and a serious look at the state of the affairs of the party, and this seems to be a big decision. So I think we'll have to wait and watch and see how things turn out. वहीं कुलगांव में आतंकियों ने एक बार फिर कल रात सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया। रात करीब 9:45 बजे आतंकियों ने पुलिस बल पर मीर बाजार में हमला किया। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी एक आतंकी को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में कुल 5 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में शनिवार देर रात आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। ये हमला काजीगुंड कुलगाम हाईवे पर मौजूद मीर बाजार में हुआ। हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया, जबकि 3 असैन्य नागरिकों की भी मौत हो गई। गोलीबारी में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। हमले के वक्त सुरक्षा बल इलाके में एक दुर्घटना की जांच के लिए गए थे। जवाबी कार्रवाई में लश्कर का एक आतंकी भी मारा गया। आतंकी फयाज अहमद अशवर उर्फ सेठा पर 2 लाख रुपए का इनाम था। लश्कर आतंकी सेठा 2015 में उधमपुर में बीएसएफ की टुकड़ी पर हुए हमले में शामिल था। एनआईए ने सेठा के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया था। हमले में शामिल बाकी आतंकी मौके से भाग निकले। घटना के बाद मीर बाजार, खन्नाबल, काजीगुंड में आतंकियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया। बीते 3 दिनों में दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकियों का ये दूसरा हमला है। इससे पहले गुरुवार शाम शोपियां जिले में आतंकियों ने सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस ने आतंकियों की मदद करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं दक्षिण कश्मीर के बैंकों से कैश ट्रांजैक्शन रोकने की एडवाइजरी जारी की है। इस बीच अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के सेना के स्कूल में बच्चों को नहीं भेजने की अपील की सभी दलों ने निंदा की है। कश्मीर के हंदवाड़ा में शनिवार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई। रोकने पर छात्रों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज और फिर आंसू गैस के गोले दागे गए।
झड़प में कई लोगों के घायल होने की खबर है। इधर शोपियां में पुलिस ने आतंकियों की मदद करने वाले 3 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुआ है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को हालात सामान्य बनाने में पूरी मदद कर रही है। निश्चय ही केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रदेश के प्रशासन को सहयोग देने को तैयार है। जम्मू कश्मीर में जल्द स्थितियां सामान्य होंगी। इस बीच हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीर के लोगों से बच्चों को सेना के गुडविल स्कूलों में नहीं पढ़ाने की अपील की है। उनके इस बयान की जम्मू कश्मीर सरकार समेत सभी दलों ने आलोचना की है। तो वो लोग हैं जिनका अपने बच्चे तो इनके डीटीएस में पढ़ते हैं, अपने बच्चे तो जो है फॉरेन में पढ़ते हैं, और आम गरीब का बच्चा जिसके लिए हमारी सरकार, चाहे वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो बाकी लोग हैं, उसके लिए अच्छा करना चाहते हैं जो है कि उनको अच्छी पढ़ाई दी जाए, तो उसको ये मना करते हैं। जो हुर्रियत के नेता हैं वो दो मुंह से बोलते हैं। जब कश्मीर में बाढ़ आई थी 2014 में, सारा कश्मीर बह गया था, उस समय तो हुर्रियत के नेताओं ने ये नहीं कहा था कि फौज को जो विस्थापित लोग हैं, जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। पर जब राजनीति की बात आती है तो वो फौज को गाली देने से हटते नहीं हैं। लेकिन गिलानी जी के पोते पोतरे तो अमेरिका में है, इंग्लैंड में है। अपने बच्चों को इंग्लिस्तान भेज दो, और गरीब बच्चे हैं, लोगों के बच्चे कश्मीर के, उनको आर्मी स्कूल में मुफ्त तालीम भी देने दो। ये डबल स्टैंडर्ड है और कश्मीर के लोग समझते हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकियों के बैंक और कैश वैन लूटने की घटनाओं को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें शोपियां और दक्षिण कश्मीर के बैंकों से कैश ट्रांजैक्शन रोकने को कहा गया है। इसमें जम्मू कश्मीर बैंक की 40 शाखाओं में कैश लेन देन रोकने का भी निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में जारी हिंसा पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कश्मीर को इस हालात से सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही बाहर निकाल सकते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक परियोजना के उद्घाटन के दौरान ये बात कही। महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाहौर यात्रा का समर्थन करते हुए कहा कि ये नरेंद्र मोदी का साहसिक फैसला था। उन्होंने कश्मीर घाटी में अशांति को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी को एकमात्र सक्षम व्यक्ति करार दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ पूरा मुल्क खड़ा है। आज भी जम्मू कश्मीर की समस्या का कोई समाधान, कोई हल ढूंढ सकता है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी और कोई नहीं। उनके पास मैंडेट है इस मुल्क का, वो जो फैसला करेंगे, जैसा करेंगे, मुल्क उसको सपोर्ट करेगा। और शायद यही वजह है कि यही उनकी ताकत है कि वो 1 घंटे के अंदर लाहौर चले गए, वहां के वजीर आजम से मिले। ये कमजोरी की नहीं, ये ताकत की निशानी है। महबूबा मुफ्ती ने विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन पार्टियों ने कश्मीर में शांति बहाली की कभी गंभीर कोशिश नहीं की। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और मुफ्ती मोहम्मद सईद की कोशिशों को कश्मीर के लिए मजबूत पहल करार दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वाजपेयी सरकार के बाद केंद्र की यूपीए और राज्य की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने शांति बहाली की तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए। 3 साल के अंदर सीज फायर वाजपेयी जी का, 3 साल के अंदर बातचीत LK आडवाणी साहब के साथ, 3 साल के अंदर रास्ते खोलने की बातचीत का आगाज होना। रास्ते तो बाद में खुले पर आगाज वाजपेयी जी के टाइम में हुआ। 3 साल में मिलिटेंसी वहां कम होना, बॉर्डर्स पे हमारे अमन होना, ये कोई मामूली चीज नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महबूबा मुफ्ती के दावों को पूरी तरह खारिज किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है कि जब से राज्य में PDP और BJP गठबंधन की सरकार बनी है, तब से हिंसा और भड़की हुई है। पार्टी का दावा है कि मोदी और मुफ्ती दोनों कश्मीर में शांति बहाली के मोर्चे पर बुरी तरह असफल साबित हुए हैं।
For last 2.5 years, when they have been in coalition, we have not seen any forward movement. Rather, Kashmir, in terms of security scenario, overall environment has gone from bad to worse. They should do a retrospection themselves. On one side, her own party is saying that there is no forward movement on the agenda of alliance. On the other hand, just to save her chair, she is showering all praises on the Prime Minister. आज ये देश को बताएं कि इनकी कोई नीति है। इनकी कश्मीर की नीति, जम्मू कश्मीर की नीति खोखली है, राजनीतिक अवसरवादिता से जुड़ी है। दूसरा, पाकिस्तान के लिए कौन सी रूपरेखा है, कौन सी नीति है। आपको बता दें कि बीते साल कश्मीर में भड़की हिंसा अब तक जारी है। उपचुनाव के बाद से कश्मीर घाटी अशांत है। पिछले महीने महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर हालात की जानकारी दी थी और कहा था कि कश्मीर में हालात बेहद चिंताजनक हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोहरा ने भी शुक्रवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में शनिवार को कंटेनर डिपो से गैस लीक होने से करीब 460 से ज्यादा स्कूली बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। मामले की जांच के लिए केंद्र सरकार ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है। दिल्ली सरकार ने भी जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में शनिवार को कंटेनर डिपो से गैस लीक हो गई। इसके चलते रानी लक्ष्मी सर्वोदय कन्या विद्यालय और सीनियर सेकेंडरी कन्या विद्यालय की छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी। इन्हें आंखों में जलन, पेट दर्द और सिर दर्द होने लगा। इसके बाद 300 से ज्यादा स्कूली छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमने जितने भी बच्चे की तबीयत खराब थी उनको 3 हॉस्पिटल में जैसे जैसे ESI में गया, जब ESI फुल हो गया तो मजीदिया और बत्रा हॉस्पिटल में गया। हमारी पूरी टीचर्स की टीम जो है वो हॉस्पिटल्स में है। लोग प्रेयर में खड़े थे तो मतलब आंखों में जब हमारी जलन मचने लग गई तो उसी की वजह से मतलब सब बच्चों को पता चल गया और कुछ लोग बेहोश होने लग गए। तो उसके बाद जब प्रिंसिपल मैम आई उन सभी को मतलब हॉल में वगैरह में इकट्ठा करके फिर जब छुट्टी कर दी गई थी स्कूल की तो सभी निकल गए थे। डॉक्टर ने कहा अगर दोबारा से मतलब प्रॉब्लम हो तो दवाई मतलब लेकर खा लेना। डॉक्टर के मुताबिक फिलहाल सभी बच्चे स्वस्थ हैं। सिर्फ कुछ बच्चों को जांच के लिए रखा गया है, बाकी को जांच के बाद घर भेज दिया गया। Only 2-3 children who had some pre-existing cardiac problem or some other problem, as a precautionary measure, they were referred for consultation of the cardiologist. पुलिस का कहना है कि लीक हुआ केमिकल चीन से आयात किया गया है, जो कीटनाशक बनाने में इस्तेमाल होता है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। ये इंसिडेंट है करीबन 3:45 का अर्ली मॉर्निंग का, जब एक कंटेनर जिसमें केमिकल जो इंपोर्ट किया गया है चाइना से, इसमें से एक कंटेनर से रिसाव हुआ है और इस रिसाव से जो लिक्विड ज़मीन पे गिरा उससे जो फ्यूम्स जनरेट हुए हैं और ये जो स्पॉट था वो स्कूल की बाउंड्री वॉल से एकदम लगता हुआ स्पॉट था, तो ये मूलतः वजह सस्पेक्ट की जा रही है। केंद्र सरकार ने मामले की जांच के लिए प्रोफेसर YK गुप्ता की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। दिल्ली सरकार ने मामले में DM स्तर की जांच के आदेश दिए हैं, जो जल्दी अपनी रिपोर्ट देगी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी अस्पतालों का दौरा किया। वो जो भी गैस है उसका कोई लास्टिंग इफेक्ट नहीं है और शाम तक ठीक हो जाएंगे। और सरकार ने DM को इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए हैं कि ये कैसे लीक हुई और कौन लोग इसके दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शनिवार सुबह स्कूल शुरू होते ही छात्राओं को सांस लेने की शिकायत हुई, जिसके बाद NDRF, फायर ब्रिगेड, पुलिस की कई टीमें घटनास्थल पर पहुंची। जांच में पता चला कि स्कूल के पास स्थित कंटेनर डिपो से गैस लीक हुई है। इसके बाद आनंद फानंद में स्कूल को खाली करवाया गया। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। वहीं छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित सुकमा जिले में पुलिस दल ने 19 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में से 9 पर बुर्कापाल हमले में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने बुर्कापाल हमले में शामिल 9 नक्सलियों को जिले के चिंता गुफा और चिंतलनार थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। वहीं 10 और नक्सलियों को कुकानार थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। ये नक्सली बीते फरवरी माह में ट्रक में आग लगाने और पुलिस दल पर हमला करने की घटना में शामिल थे। अप्रैल महीने की 24 तारीख को सुकमा जिले के चिंता गुफा थाना क्षेत्र के बुर्कापाल में नक्सलियों ने पुलिस दल पर हमला किया था। इस हमले में CRPF के 25 जवान शहीद हो गए थे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अमेरिका को संरक्षणवादी नीतियों के खिलाफ आगाह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी नीतियों से कंपनियों की क्षमता घटेगी क्योंकि उन्हें सस्ता माल और सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। वित्त मंत्री ने जापान के योकोहामा में एशिया की अर्थव्यवस्था से जुड़े एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। वो यहां एशियाई विकास बैंक की 50वीं सालाना बैठक में हिस्सा लेने आए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि मुक्त व्यापार ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। H-1B वीज़ा पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर वित्त मंत्री ने कहा कि फिलहाल इसका कोई असर नहीं हुआ है। वित्त मंत्री के मुताबिक वैश्विक मंदी के बावजूद घरेलू मांग के कारण भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं फ्रांस में राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद का उत्तराधिकारी चुनने को लेकर आज मतदान होना है। मुख्य मुकाबला यूरोपीय संघ के हिमायती उदारवादी नेता इमैनुअल मैक्रोन और दक्षिणपंथी पार्टी की नेता मैरिन ली पेन के बीच है। नतीजों का ऐलान 11 मई को होगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा देने वाले फ्रांस की नई विचारधारा क्या होगी? देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा? इसे लेकर आज लोग फैसला करने वाले हैं। इस चुनाव के जरिए वोटर न सिर्फ फ्रांस के भविष्य के लिए बल्कि एक तरह से यूरोपीय संघ के साथ उसके रिश्तों के लिए भी मतदान करेंगे। Voilà, je voulais pas voter pour quelqu'un qui me correspondait pas, mais qui se rapprochait le plus de mes idées. Alors j'ai décidé de pas voter. Le deuxième tour aussi, je vais pas voter. मुख्य मुकाबला यूरोपीय संघ के हिमायती उदारवादी नेता इमैनुअल मैक्रोन और दक्षिणपंथी पार्टी की नेता मैरिन ले पेन के बीच है। मैरिन ले पेन पिता की छवि से हटकर फ्रांस की उदारवादी और वामपंथी पार्टियों को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं मैक्रोन की प्रगतिशील युवा शहरियों में अच्छी पकड़ है। Je pense que la victoire est à portée de la main et que les médias font mine de ne pas entendre la colère sociale qui existe dans notre pays et qui va s'exprimer dimanche dans les urnes pour obtenir un vrai changement de politique et une vraie rupture que le quinquennat socialiste que représente dans cette élection M. Macron. Si vous voulez, soit il y a un front républicain, comme il y en a eu en 2002. Et à ce moment-là, les gens qui votent pour le candidat républicain ne votent pas pour lui, ils votent pour faire barrage au Front National. C'est ce qui s'est passé en 2002. Jacques Chirac, qui au premier tour avait eu moins de Français derrière lui que je n'en ai eu, puisqu'il avait moins de 20%, là où j'ai eu 24%, s'est retrouvé avec plus de 80%. Bon. इमैनुअल मैक्रोन और मैरिन ले पेन में जो भी चुनाव जीते वो फ्रांस में एक बड़े बदलाव के एजेंडे के साथ आएगा। दशकों तक फ्रांस की राजनीति पर हावी रहने वाली दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों को मतदाताओं ने पहले ही खारिज कर दिया है। मौजूदा राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो अब राष्ट्रपति बनने की होड़ में शामिल नहीं हैं। Quand il regarde la vie politique française, il se demande qu'est-ce que va faire la France? Est-ce qu'elle va être conforme à son histoire? फ्रांस की चुनौतियां भी किसी दूसरे यूरोपीय देश जैसी ही हैं। मसलन अनिश्चित आर्थिक भविष्य, आतंकी हमले और सीरिया और इराक में खराब हुए हालात से यूरोप में दस्तक देते शरणार्थियों की समस्या। वहीं नवंबर 2015 में पेरिस में हुए हमले के बाद से फ्रांस में अब भी आपात स्थिति लागू है। फ्रांस के चुनाव प्रचार के दौरान जो मुद्दा सबसे हावी रहा वो है आतंकवाद। फ्रांस की पहचान के इस समय दो चेहरे उभरकर सामने आ रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रपति चुनाव में फ्रांस अपने लिए किस विचारधारा का चयन करता है। फ्रांस के नतीजों की छाप जर्मनी के चुनाव पर भी पड़ना स्वाभाविक है, जहां इसी साल सितंबर में चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच फ्रांस चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति पद के दावेदार इमैनुअल मैक्रोन के निजी और प्रचार के दस्तावेज हैक कर ऑनलाइन जारी करने की जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को चुनाव प्रचार खत्म होने से कुछ घंटे पहले हैकरों ने मैक्रोन की प्रचार टीम को निशाना बनाया। इसमें मैक्रोन के निजी और चुनाव प्रचार खर्च से जुड़े दस्तावेज को एक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। फ्रांस में आज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है और इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं अमेरिका और रूस ने सीरिया में शांति स्थापित करने के उपायों पर चर्चा की है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत में सीरिया में संघर्ष रोकने पर विस्तार से चर्चा हुई।
ये बातचीत ऐसे वक्त हुई है जब रूस, ईरान और तुर्की ने सेफ जोन पर एक समझौता किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हीथर नॉर्ट ने बताया कि इस मसले पर रूस के साथ अमेरिका और भी बैठकें करेगा। इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की थी। हालांकि एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीरिया में संघर्ष विराम का कोई प्रस्ताव नहीं है। 2011 से चल रहे सीरियाई गृह युद्ध में अब तक करीब 4 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। मलेशिया के पोह में ब्रिटेन ने रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 4-3 से हराकर अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। इससे पहले भारत ने न्यूजीलैंड को 4-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। शनिवार को हुए मुकाबले में रुपिंदर पाल सिंह के पेनाल्टी कॉर्नर से किए गए 2 गोल की बदौलत भारत ने ये शानदार जीत दर्ज की। रुपिंदर पाल सिंह ने 17वें और 27वें मिनट में 2 गोल किए। आखिरी क्वार्टर में एसबी सुनील ने 48वें और तलविंदर सिंह ने 60वें मिनट में शानदार फील्ड गोल कर स्कोर 4-0 कर दिया। पिछले संस्करण में ऑस्ट्रेलिया से हारकर भारत उप विजेता रहा था। वहीं एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शिव थापा और सुमित सांगवान को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा है। 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में शिव को दूसरी वरीयता प्राप्त उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज एलनूर अब्दुराइमोव ने हार का सामना करना पड़ा। शिव इस प्रतियोगिता में लगातार 3 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 91 किलोग्राम वजन वर्ग के फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त कजाकिस्तान के वेस्ली लेविट ने सुमित सांगवान को पराजित किया। वहीं आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव ने भारतीय साहित्य और संगीत को समृद्ध करने में अहम योगदान दिया। कवि, कहानीकार, नाटककार, गीतकार, संगीतकार और चित्रकार, उनके व्यक्तित्व के कई सारे पहलू हैं। आइए याद करते हैं गुरुदेव को। ये झलक है इतिहास के उन ऐतिहासिक पलों की जब शांति निकेतन में 20वीं सदी की 2 महान हस्तियों महात्मा गांधी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की मुलाकात हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा का नाम दिया था, तो गांधी जी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। गुरुदेव ने भारतीय संगीत में रविंद्र संगीत का एक नया आयाम जोड़ा। टैगोर की कृतियों ने भारतीय सिनेमा को भी प्रभावित किया। उनकी कहानियों पर काबुलीवाला, 3 कन्या, चारुलता और घोड़े बायरे जैसी फिल्में बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। उन्हीं के लिखे गीत एकला चलो रे ने आजादी के आंदोलन के दौरान देशभक्तों में एक नई ऊर्जा का संचार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। केजरीवाल मंत्रिमंडल से कपिल मिश्रा बर्खास्त। टैंकर घोटाले में आज नामों का खुलासा करने का ऐलान। बीजेपी ने मांगा मुख्यमंत्री का इस्तीफा। नवीन पटनायक मंत्रिमंडल में फेरबदल। आज कई नए चेहरे होंगे कैबिनेट में शामिल। 11 जिलों में पार्टी पर्यवेक्षक तैनात। कुलगाम के मीर बाजार में आतंकी हमला, 1 पुलिसकर्मी शहीद, 3 नागरिकों की मौत। जवाबी कार्रवाई में मारा गया लश्कर आतंकी सेठा। फ्रांस में नए राष्ट्रपति के लिए दूसरे दौर का मतदान आज। इमैनुअल मैक्रोन और मैरिन ली पेन के बीच मुकाबला। 11 मई को नतीजों का ऐलान। और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में कांस्य पदक पर भारत का कब्जा। न्यूजीलैंड को 4-0 से दी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया को हराकर ब्रिटेन ने जीता गोल्ड। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।